Okay, so today we are going to start Unit 2, Strategies to Teach Reading for Course Code 6469. So, before we were discussing different aspects of reading and communication skills and what are the basic skills, what are receptive skills, what are the skills that we use to create or deliver. So, reading is basically a skill where we decode, interpret, and identify. First we are decoding them, then because it is a code that is given to us to interpret or identify, then we interpret and then identify the words in printing form or text. So basically it is, you can say, an equivalent of listening, because in listening we do the same things but in the form of words that we hear. It is to articulate, speak or pronounce the words. सो हम ये जो फंक्शन है ये हम परफॉर्म किस तरह करते हैं? गिव मी 1 मिनट. सॉरी फॉर इंटरप्शन. सो पर्पस क्या है? जब हम रीडिंग करते हैं तो सबसे पहले हम आर्टिकुलेट करते हैं, स्पीक और प्रोनाउंस द वर्ड्स, यानी हम उनको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, चाहे हम वो ज़ुबान से करें या हम मेंटली करें, बट हम उन वर्ड्स को प्रोनाउंस भी करते हैं. हम उनको, ऑल द वर्ड्स आर हैव द सेम मीनिंग, ऑल 3 वर्ड्स. सो हम ये काम मेंटली करें या हम ज़ुबान के थ्रू करें, हम ये काम रीडिंग करते हुए भी ज़रूर करते हैं. हर स्टूडेंट जो है उसकी लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है, उसका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है और उसका जो लर्निंग रेट है वो भी डिफरेंट होता है, इवन दो दे आर इन द सेम क्लास एंड सपोज टू हैव द सेम एबिलिटी. क्योंकि यूजली जब एक ग्रेड के स्टूडेंट्स होते हैं तो इस बिलीफ के साथ वो एक ग्रेड में होते हैं कि एटलीस्ट दे हैव अ मिनिमम लेवल ऑफ एबिलिटी दैट इज़ सिमिलर, बट स्टिल उन सारे स्टूडेंट्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. सो इसलिए जब आप लर्निंग को सिखा रहे होते हैं और व्हेन यू आर टीचिंग लर्निंग, सो सम स्टूडेंट्स नीड more attention to one skill, some students need more attention to another, but it is one class. So आप एक ही क्लास में जब सारे स्टूडेंट्स को एक ही या सिमिलर टास्क में एंगेज करते हैं तो उसमें भी आपके जो लर्नर्स हैं उन्होंने क्या करना होता है कि वो सबकी नीड्स एक जैसी नहीं होती, सबकी स्पीड या पेस भी एक जैसी नहीं होती. अब सब स्टूडेंट्स को एक ही रीडिंग प्रोग्राम हमने जो कहा है वो प्रिपेयर करवाना होता है, एक ही जैसे रिजल्ट्स भी हम चाहते हैं कि वो शो करें, तो उससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशंस भी क्रिएट होती हैं और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस भी इफेक्ट होता है और टीचर जो है वो भी अपनी जगह पे एक फ्रस्ट्रेशन या एक, यू कैन से कि एक फीलिंग ऑफ फेलियर का शिकार हो जाता है. वाई? बिकॉज नॉट एवरी स्टूडेंट इज़ द सेम. अब इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं, जिसमें आप एक सेट सिलेबस डेवलप करते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके सारे लर्नर्स जो हैं वो सेम सिलेबस पढ़ें और सेम ही लेवल ऑफ अचीवमेंट जो है वो सारे स्टूडेंट्स का हो. दैट इज़ नोन एज टीचिंग द प्रोग्राम. सो इसमें हम टीचिंग द प्रोग्राम करते हैं, हम टीचिंग द स्टूडेंट नहीं करते. सो बाकी सब्जेक्ट्स में तो शायद ये प्रोग्राम जो है या ये जो टीचिंग द प्रोग्राम है वो इफ़ेक्टिव होता हो, बट व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज स्किल्स उसमें ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होती. जो टीचर्स हैं इवन किसी और सब्जेक्ट में भी जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो फैक्ट्री वर्कर्स की तरह अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट नहीं करते कि हर वर्कर ने एक ही जैसा काम करना है. दे ट्रीट देम एज ह्यूमन बींग्स जिनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, जिनके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं और जिनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं. सो जब आप अपने किसी भी क्लासरूम में हूँ, चाहे वो रीडिंग हो या कोई भी और स्किल हो या सब्जेक्ट हो, an effective teacher is supposed to treat every student at an individual level, understand their problems, understand their needs, and then try to solve their problems at an individual level. So जाहिर बात है फिर, बट स्टिल इट इज़ वन क्लास, एक लेवल की क्लास है, एक ग्रेड की क्लास है, तो कोई ना कोई रीडिंग प्रोग्राम तो डेवलप करना ही होता है. सो फिर उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप एक ऐसा बैलेंस्ड रीडिंग प्रोग्राम क्रिएट करें जो ज़्यादा ब्रिलियंट या फास्ट
लर्निंग स्टूडेंट्स को भी कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर प्रोवाइड करे, और जो ज़रा कम लर्निंग एबिलिटी के या स्लो लर्निंग एबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा चैलेंजिंग या फ्रस्ट्रेटिंग या डिसहार्टनिंग ना हो। तो इस तरह का रीडिंग प्रोग्राम हो जिसमें हर तरह की एबिलिटी का जो स्टूडेंट है वो कैटर भी हो, चैलेंज भी हो, और उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिले। सो जो बैलेंस्ड रीडिंग प्रोग्राम है उसके स्टेप्स या स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, व्हाट डज इट प्रायोरिटाइज। हेल्प चिल्ड्रन फॉल इन लव विद बुक्स, जो हर रीडिंग प्रोग्राम की फर्स्ट प्रायोरिटी है, चाहे वो किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर हैं। If you are teaching them reading, the first priority of any reading program should be that the learners should fall in love with books and reading. दूसरा ये कि टीचर जो है वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करे जिसमें जो रीडिंग कंड्यूसिव हों, जिसमें वो रीडिंग को सुकून से कर सकें। उन जिस तरह की एनवायरनमेंट चाहिए होती है रीडिंग के लिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं, वो लर्नर्स के लिए प्रोवाइड करे। सिर्फ उनको इंस्ट्रक्ट ना करे कि ये पढ़ो, ऐसे कर लो, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, यू शुड अचीव दिस। It should basically create those conditions in which they can achieve those results. Then what is reading? Basically it is creating meaning with print, नॉट जस्ट प्रोनाउंसिएशन। तो अगर एक रीडिंग क्लासरूम है जहाँ पे टीचर आता है या स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर जस्ट रीडिंग द लाइन्स, प्रोनाउंसिंग ईच वर्ड एंड दैट्स इट, दैट इज़ नॉट रीडिंग. Reading is basically not just pronouncing or reading the words, it is also to interpret and understand the मीनिंग. तो कोई भी जो रीडिंग प्रोग्राम है उसमें सिर्फ वर्ड्स को प्रोनाउंस करना ही इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें जो मीनिंग अंडरस्टैंडिंग का एस्पेक्ट है वो भी इंक्लूड होना चाहिए. जैसे हमारे जो अपने ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हैं, जैसे स्पेशली जब हम बचपन में पढ़ते तो इवन अभी भी जो मेजॉरिटी क्लासरूम्स हैं उनमें जब रीडिंग कराई जाती है तो किसी भी स्टूडेंट को खड़ा किया जाता है. वो स्टूडेंट जो है वो उस पैराग्राफ को या एक दो पैराग्राफ्स को रीड करता है, या फिर टीचर रीड करता है और सिर्फ मीनिंग्स बता देता है, एंड दैट्स इट. दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ रीडिंग. रीडिंग इज़ टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट प्रोनाउंस. और जो रीडिंग प्रैक्टिस है वो रीडिंग क्लास के अंदर होनी चाहिए, यानी रीडिंग क्लास के अंदर रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूर इंक्लूडेड होनी चाहिए. सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर या उनके होमवर्क के तौर पे रीडिंग एक्टिविटी जो रीडिंग प्रैक्टिस है वो नहीं छोड़ी जानी चाहिए. अब उसमें फिर कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो यू कैन से कि कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स हैं जो इंट्रोड्यूस किए हैं डिफरेंट स्कॉलर्स ने. वो इन एंटायरिटी भी अप्लाई किए जाते हैं. समटाइम्स डिफरेंट प्रोग्राम्स को मिक्स करके भी जो टीचर्स हैं वो अपने लिए अपनी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंगली अपना प्रोग्राम जो है वो टेलर कर सकते हैं. तो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? फर्स्ट प्रोग्राम इज़ वेयर वी फोकस ऑन रिकग्नाइजिंग न्यू वर्ड्स. अब इसमें 6 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं. एक स्ट्रैटेजी क्या होती है न्यू वर्ड्स को रिकग्नाइज करने की? कॉन्टेक्स्ट क्लूज़. कॉन्टेक्स्ट क्लूज़ में हम क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को हमें और द टीचर what does the teacher do is that teacher introduces a text जिसके अंदर उसको पता होता है कि ये वो वर्ड्स हैं जो उसके लर्नर्स को नहीं आते. वो उसी हिसाब से उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है. देन ही टेल्स द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच दोज वर्ड्स आर यूज्ड. क्योंकि वो जो वर्ड है वो किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ है, वो सेंटेंस किसी पैराग्राफ में यूज़ हुआ है, और उस पूरे पैराग्राफ की ओवरऑल एक सेंस है. तो उस सेंस के अकॉर्डिंगली उन मीनिंग्स को, उन वर्ड्स के मीनिंग्स को स्टूडेंट्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज कॉन्टेक्स्ट क्लूज़. फिर मॉर्फीमिक एनालिसिस, यानी उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वर्ड्स के उनको एनालाइज करके आइडेंटिफाई करना कि लेट्स सपोज कि अगर इन की प्रीफिक्स लगी है या इम की प्रीफिक्स लगी है या अन की प्रीफिक्स यूज़ हुई है, तो दैट मीन्स के मीनिंग नेगेटिव ही होगा या ऑपोजिट ही होगा ओरिजिनल वर्ड के. जैसे प्लेजेंट, अनप्लेजेंट. तो अगर आपको प्लेजेंट का मीनिंग पता है तो दैट मीन्स कि अनप्लेजेंट, और आपको ये पता है कि अन is used in a negative sense, so that means कि unpleasant is opposite of pleasant. So that is known as morphemic analysis. फिर word families के थ्रू भी आप न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करने की उनको हेल्प कर सकते हैं, कि जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक फैमिली या एक ग्रुप के जो वर्ड्स होते हैं उनकी हेल्प से वो मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करने की
कोशिश करते हैं। जैसे फिश इज़ वन कैटेगरी एंड देन यू हैव मल्टीपल नेम्स फॉर फिश। इसी तरह से जो एनिमल्स हैं उनके फिर नीचे सब कैटेगरी, सो दे आर ऑल, and then noun is one word family, or adjective is another word family, preposition is another word family. Then ask a friend is another technique or another strategy, that if one student doesn't know the meaning, that student can ask another student for the meaning. Then skip the word, that is another strategy, that if you don't know the meaning of the word, आप क्या करते हैं कि आप उसको skip कर देते हैं और आप ओवरऑल टेक्स्ट पे फोकस करते हैं कि इस टेक्स्ट का मीनिंग क्या है। जब उस टेक्स्ट का मीनिंग आपको क्लियर हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर दैट आप उस वर्ड का मीनिंग गेस कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ टेक्निक। इसका पर्पज़ ये नहीं होता कि आप उस वर्ड को स्किप कर गए तो अब आपने उसका मीनिंग ही नहीं देखना। दैट मीन्स कि जब आपने उस वर्ड को स्किप किया है तो उसके बाद आप उस पूरे टेक्स्ट का मीनिंग समझने के बाद आप इजीली उस वर्ड के मीनिंग को गेस कर सकते हैं। देन फोनिक्स, यानी वो जो वर्ड्स की जो साउंड्स हैं उनके थ्रू उनके मीनिंग को गेस करना। सो ये वो सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, यानी 6 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो यूज़ की जाती हैं न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। And obviously improvement comes with the help of practice. Then daily silent reading boosts fluency and comprehension. That is the viewpoint of many scholars कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स को डेली रीडिंग दें जो वो साइलेंटली करें तो उससे उनकी फ्लुएंसी भी इम्प्रूव होती है और कंप्रीहेंशन भी इम्प्रूव होती है। इन अदर वर्ड्स, डेली प्रैक्टिस इज़ वेरी यूजफुल इन इम्प्रूविंग रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन स्किल्स। और कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए उस डेली रीडिंग प्रैक्टिस की या डेली साइलेंट रीडिंग प्रैक्टिस की, वो एज ग्रुप के हिसाब से वेरी करती है। इफ़ यू हैव वेरी यंग लर्नर्स तो उनका यूजुअली जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता है, वो बहुत ज़्यादा देर तक एक ही एक्टिविटी पे फोकस नहीं करते। सो उनके लिए आप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन रखते हैं जैसे 10-20 मिनट्स। देन इफ़ यू हैव अ लॉन्गर, जो जो उनकी एज बढ़ती जाती है यू कैन इंक्रीज द, आप उनका जो जो उनकी एज इंक्रीज़ होती है उसी के हिसाब से आप उनकी वो जो स्ट्रेंथ ऑफ वर्क है उसको इंक्रीज़ करते जाते हैं। उसके बाद आ जाती है बुक सिलेक्शन एंड मोटिवेशन, कि जब आप बुक सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए या जब आप उनको गाइड करते हैं बुक सिलेक्शन के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी कोई बुक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता है या टीचर अवेयर नहीं है या कॉन्शियस नहीं है उस चीज़ को लेके और स्टूडेंट को वो ऐसी बुक सेलेक्ट करने देता है या करवा देता है जो उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल से मैच नहीं करती, तो स्टूडेंट की मोटिवेशन नहीं होगी उसको पढ़ने के लिए, या अगर पहले थी भी तो ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएगी। तो बजाय लव ऑफ रीडिंग क्रिएट करने के वो जो पूरी एक्टिविटी है वो बेसिकली एक डिसइंटरेस्ट विद रीडिंग क्रिएट कर देगी। तो जो चॉइस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर होता है। तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को ये कहें कि वो खुद जो है वो एनालाइज कर लें या ख़ुद चूज़ करें कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं तो उससे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करेंगे, बिकॉज दैट विल बी देयर चॉइस। तो अपनी चॉइस को जस्टिफाई करना या अपनी चॉइस को वैल्यूएबल फील कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स, स्पेशली फॉर यंग लर्नर्स। तो इसलिए जब वो खुद चूज़ करेंगे तो उसको फिर वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ेंगे। सो अब 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास बुक सिलेक्शन में। एक तो विद इन सैम्पल, यानी आपने एक सैम्पल सेलेक्ट किया है, लेट सपोज कि आप स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ही पढ़ाना चाह रहे हैं या आप स्टूडेंट्स को जो है वो लेटर्स या ईमेल्स ही पढ़ाना चाह रहे हैं उस क्लासरूम एक्टिविटी के अंदर, या आपका जो टारगेट है वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स है जो किसी के साथ एक्चुअली अकर हुआ हो वो, या कोई स्टोरी है, या और यू वांट टू इंक्लूड और टीच देम द एसे राइटिंग और उसके रिलेटेड आप सैम्पल इंक्लूड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ज़ाहिर है जो सिलेक्शन करनी है वो सैम्पल के अंदर रह के करनी है। अब उस सैम्पल के अंदर भी फिर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल उनको करवाना चाह रहे हैं तो उसमें स्पोर्ट्स के ऊपर आर्टिकल्स भी हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर आर्टिकल्स भी हैं। उसमें जो चिल्ड्रन की जो सेक्शन होता है उसके अंदर भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं। उसमें जो फैशन है उसके ऊपर आर्टिकल्स होते हैं, हेल्थ के ऊपर आर्टिकल्स होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट
categories. Even in essays there are different topics, in stories there are different topics, in real life incidents there are different types of incidents. And then the third category is, or the third type of choice is कि आप उन्हें total choice दे देते हैं, कि ना तो आप उनको कैटेगरी देते हैं कि इस कैटेगरी में से चूज़ करना है, ना आप उन्हें सैम्पल देते हैं कि ये आपका सैम्पल है, आपने इसके अंदर से चूज़ करना है, बल्कि आप उन्हें टोटल चॉइस दे देते हैं कि कुछ भी पढ़ लो। सो तीन टाइप की आप चॉइसेस दे सकते हैं अपने लर्नर्स को, कि एक सैम्पल दिया जाए और उसमें से चूज़ करें, एक कैटेगरी दी जाए उसमें से चूज़ करें, और फिर टोटल चॉइस। एंड ऑब्वियसली क्लास के लेवल और प्रीवियसली वो कौन सी एक्टिविटीज़ करते आए हैं उसके हिसाब से आप अपनी जो चॉइस है या जो बुक सिलेक्शन है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और ऑब्वियसली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिटरेसी एक्टिविटीज़ जो हैं या जो रीडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। ऐसी वर्कशीट्स आपकी रीडिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए जो कंप्रीहेंशन को प्रमोट ना करें। जैसे आपने एक ऐसी वर्कशीट बना दी जिसमें क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द रीडर ऑफ दिस स्टोरी, हु इज़ द मेन कैरेक्टर, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द स्टोरी, हु इज़ द फादर, हु इज़ द मदर। अब ये कंप्रीहेंशन को प्रमोट नहीं कर रहा। कंप्रीहेंशन को जो क्वेश्चंस प्रमोट करते हैं सिर्फ वो वर्कशीट्स के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। फिर जो टीचर्स हैं वो क्रिएटिव भी होने ज़रूरी हैं, और वो जो डिसीजंस हैं वो इफ़ेक्टिव भी होने चाहिए, यानी स्टूडेंट्स के ऊपर असर करें, वो जो टारगेट है उसको अचीव करें। एंड ऑब्वियसली अगर एक दफ़ा आप एक एक्टिविटी करते हैं और डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आते, देन द टीचर शुड बी एबल टू alter it according to the feedback. Then सीट वर्क जो होता है, यानी आपने जो साइलेंट रीडिंग यूज़ करनी है उसका पर्पज़ ये नहीं होना चाहिए कि बस स्टूडेंट्स खामोशी से बैठे रहें। यानी आपने चूँकि क्लास में साइलेंस मेंटेन करनी है तो आप स्टूडेंट्स को रीडिंग दे दें, दैट इज़ द ओनली पर्पज़। नो, रीडिंग की जो एक्टिविटी है उसका पर्पज़ जो है वो रीडिंग और कंप्रीहेंशन को प्रमोट करना ही होना चाहिए, स्टूडेंट्स को एक जगह टिका के बिठाना नहीं होना चाहिए। अब जो इफ़ेक्टिव लिटरेसी होती है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है, रीडिंग, फिर उसके बाद राइटिंग, और फिर डिस्कशन ऑन टेक्स्ट। यानी पहले स्टूडेंट्स रीडिंग करें, फिर उस रीडिंग से रिलेटेड चाहे अब वो वर्कशीट सॉल्व करें, चाहे वो अपने व्यू पॉइंट्स उसके ऊपर लिखें, चाहे वो खुद से क्वेश्चंस बना के उनके आंसर्स लिखें, वट एवर टाइप ऑफ राइटिंग जो है वो टीचर उस क्लास में इंट्रोड्यूस करवाना चाहे, दैट डिपेंड्स। सो रीडिंग के पास उससे रिलेटेड राइटिंग होनी चाहिए, और इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान उसी टेक्स्ट को लेके डिस्कशंस इन डिफरेंट फॉर्म्स होनी चाहिए, यानी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों एक्टिविटीज़। एंड ऑब्वियसली जब वो स्पीकिंग कर रहे होंगे तो लिसनिंग भी हो रही होगी, तो चारों एक्टिविटीज़ जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोमोटिंग वॉलंटरी रीडिंग। एक तो आपने क्लासरूम में रीडिंग करवाई, टीचर ने एक टास्क दिया, सो द लर्नर इज़ रीडिंग, जाहिर बात है उसको पढ़ना है बिकॉज उसको टास्क दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उससे रिलेटेड राइटिंग होगी, उससे रिलेटेड डिस्कशन होगी। बट द अल्टीमेट गोल इज़ वॉलंटरी रीडिंग। वॉलंटरी रीडिंग को प्रमोट करना कि स्टूडेंट्स खुद से पढ़ें और पढ़ें, मज़ीद पढ़ें। जैसे अगर आपने उन्हें एक स्टोरी दी है पढ़ने के लिए या एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया है पढ़ने के लिए, और लेट्स सपोज यू आर गिविंग देम एसेस टू रीड, तो अल्टीमेटली या अल्टीमेट गोल ये है कि इन फ्यूचर या देयर शुड कम अ पॉइंट कि जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर वो चीज़ें खुद से वॉलंटरीली पढ़नी शुरू कर दें। सो दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी रीडिंग क्लासरूम और एनी रीडिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जो हैं वो वॉलंटरी रीडिंग करें, वो रीडिंग जो वो एट होम करें और इंडिपेंडेंटली करें। इन वॉलंटरी रीडिंग से क्या होता है कि फ्लुएंसी इम्प्रूव होती है, कंप्रीहेंशन इम्प्रूव होती है, एंड ऑब्वियसली द लर्नर गेट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि उसने कुछ अचीव किया है। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट राउंड रॉबिन रीडिंग जो है वो अवॉइड की जानी चाहिए, क्योंकि वो इफेक्टिव भी होती है और डिस्करेजिंग भी होती है। व्हाट इज़ राउंड रॉबिन रीडिंग?
कि जिसमें जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को क्लासरूम में रीड आउट लाउड के लिए कहता है और वो रैंडमली स्टूडेंट्स को पिक करता है। जैसे लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट को खड़ा किया या एक स्टूडेंट को पॉइंट आउट किया कि ओके यू रीड दिस पैराग्राफ। अब जब वो स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो ही वो ख़त्म करता है तो टीचर जो है वो नेक्स्ट स्टूडेंट मतलब किसी भी स्टूडेंट को रैंडमली पिक करता है और उसको कहता है कि अब यहाँ से तुम कंटिन्यू करो। जो स्कॉलर्स हैं या जो रिसर्च है वो उससे ये प्रूव होता है कि ये जो एक्टिविटी है ये इनफेक्टिव भी है और ये स्टूडेंट्स को डिस्करेज भी करती है। सो ये जो एक्टिविटी है इसको क्लासरूम के अंदर, स्पेशली इन अ रीडिंग क्लासरूम, इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। Okay, then there is another technique that is used to promote reading, and that is graded word lists. अब ये जो graded word lists जो हैं ये किस लिए यूज़ की जाती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूज टू एस्टिमेट स्टूडेंट्स रीडिंग लेवल के, जो स्टूडेंट है वो किस रीडिंग लेवल के ऊपर है। फिर दो टाइप्स की ग्रेडेड वर्ड लिस्ट यूज़ होती हैं, एक है डॉल्च और दूसरी फ्राई, यानी डॉल्च ग्रेडेड वर्ड लिस्ट एंड देन फ्राई ग्रेडेड वर्ड लिस्ट। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, दिस इज़ जस्ट द इंट्रो। अब ये जो ग्रेडेड वर्ड लिस्ट होती हैं ये 1-on-1 होती हैं, यानी हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली दी जाती है, ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे यूज़ नहीं की जाती। और स्कोरिंग इसकी किस तरह से होती है कि एक जो लर्नर है उसने कितने वर्ड्स रिकग्नाइज किए और कितने वर्ड्स उसने डिकोड किए, यानी कितने वर्ड्स के उसको मीनिंग्स आते थे, कितने वर्ड्स को उसने रिकग्नाइज किया कि उसको पहले से वो पता है, और कितने वर्ड्स के मीनिंग्स को वो डिकोड कर सका यानी इंटरप्रेट कर सका। सो उस बेस पे उसकी स्कोरिंग होती है। और इसके 3 लेवल्स होते हैं यानी ग्रेडिंग के, एक इंडिपेंडेंट, फिर इंस्ट्रक्शनल, और फिर देन ऑब्वियसली अगर आप बिलो 90% आपका स्कोर चला जाए तो दैट इज़ द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। यानी ये 3 ग्रेड्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। एक तो ये कि वो इंडिपेंडेंट रीडिंग के काबिल हो गया है लर्नर, अब वो इंडिपेंडेंट रीडिंग कर सकता है। 90 to 97% स्कोर हो तो दैट मीन्स कि इंस्ट्रक्शनल रीडिंग की ज़रूरत है उसको साथ साथ इंस्ट्रक्शंस चाहिए, वो अभी इंडिपेंडेंट रीडिंग के काबिल नहीं है। एंड द थर्ड वन इज़ फ्रस्ट्रेशन, कि इस लेवल की रीडिंग अगर उसको दी जाएगी तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अभी वो इस लेवल की रीडिंग के काबिल नहीं है। सो उसकी जो रीडिंग है वो इस ग्रेडेड वर्ड लिस्ट से बिलो लेवल की होनी चाहिए। And that is the purpose of these graded word lists, to recognize और to identify कि जो स्टूडेंट का रीडिंग लेवल है वो क्या है और उसको किस तरह के रीडिंग मटेरियल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं या उसे किस तरह की रीडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जा सकता है। सो फर्स्ट वी हैव फ्राई रीडेबिलिटी फार्मूला। फ्राई रीडेबिलिटी फार्मूला क्या करता है कि उसमें हम स्टूडेंट्स को एक 100 वर्ड पैसेज देते हैं, एक नहीं मतलब मल्टीपल, लेकिन हर पैसेज जो है उसमें इन टोटल 100 वर्ड्स होते हैं। अब उसमें जो है सिलेबल्स और सेंटेंसेस काउंट किए जाते हैं और ऑन एवरेज तकरीबन 3 या 4 सैम्पल्स दिए जाते हैं हर स्टूडेंट को जिनको वो रीड करता है। फिर वो जो फ्राई ग्राफ है जो प्रोवाइड किया गया है और आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, फ्राई रीडेबिलिटी ग्राफ, उस ग्राफ को यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई कि स्टूडेंट जो है या जो लर्नर है वो रीडेबिलिटी के किस लेवल पे है। और वेरीफाई कर मतलब ये नहीं कि आपने एक दफ़ा 2-3 सैम्पल्स से उसकी स्कोरिंग ले ली, फिर ग्राफ के ऊपर उसको मॉनिटर कर लिया और बस दैट इज़ द स्कोर, नहीं। फिर उसको वेरीफाई करने के लिए एक रीडिंग और दी जाती है जो 50 से 100 वर्ड्स के दरमियान होती है, जो ओरल रीडिंग सैम्पल होता है। स्टूडेंट्स या जो आपका लर्नर है वो फिर उसको रीड करता है और फिर आप मैच करते हैं टू वेरीफाई कि वाकई ही स्कोर्स यही हैं या कहीं कोई ग्लिच आ गया है। ज़रूरी ये भी तो हो सकता है कि आपसे सैम्पल चॉइस में कोई गलती हो गई हो,
सैम्पल उस स्टूडेंट के लेवल का ना हो, आपने कोई हायर लेवल का ले लिया हो, सो उसको वेरीफाई करने के लिए एक और पैसेज उन्हें प्रोवाइड किया जाता है या सैम्पल प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट द लर्नर वुड बी और सो दैट यू कुड वेरीफाई योर स्कोर्स। सो 2 स्टेजेस हो गई, रादर 3 स्टेजेस। एक तो ये कि आप ग्रेड लेवल डिटर्मिन करने के लिए पहले तो पैसेजेस सेलेक्ट करेंगे, फिर पैसेजेस की वर्ड्स को काउंट करेंगे कि वो 100 वर्ड पैसेज ही हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं हैं। फिर इसके बाद सिलेबल्स और सेंटेंसेस काउंट कर लिए जाएंगे ताकि आप काउंटिंग कर सकें कि स्टूडेंट ने कितने सिलेबल्स या वर्ड्स सही प्रोनाउंस किए, सही रीड किए, कितने सेंटेंसेस सही रीड किए, ताकि आप उसकी स्कोरिंग कर सकें। इसके बाद वो जो स्कोरिंग हुई है उसको ग्राफ के अकॉर्डिंगली उसको उस ग्राफ के अंदर आप पुट इन करेंगे और उसका एक स्कोर निकालेंगे। फिर वेरीफाई करने के लिए स्कोर को एक और रीडिंग सैम्पल उससे रीड करवाएंगे और फिर वो जो स्कोर आएगा उसको वो जो ग्राफ के अंदर ऑलरेडी मौजूद स्कोर है उसके साथ मैच करेंगे कि वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दैट इज़ नोन एज फ्राई रीडेबिलिटी फार्मूला. That is one way of using graded word list to determine students' readability level. सो डॉल्च फार्मूला में हम क्या करते हैं कि हम कोई भी जो बुक जो लर्नर्स पढ़ रहे हैं या जो भी उनका लेवल है या जो उनकी कोर्स की बुक है या जो उन्हें सैम्पल्स ऑफ रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किए गए हैं उनके अंदर से मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड जो वर्ड्स हैं 220 वर्ड्स वो सिलेक्ट किए जाते हैं और फिर वो जो लिस्ट हैं वो ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, फिर जो उससे कम यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, फिर जो उससे कम यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं और फिर जो उससे कम यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी लिस्ट जो है ये क्रिएट कर ली जाती हैं। ये जो लिस्ट हैं ये फर्स्ट और सेकंड ग्रेड्स में स्टडी की जाती हैं। अब वो बच्चे जो इन वर्ड्स को सीख जाते हैं उनके लिए उनकी जो रीडिंग जो है उसके लिए उनके पास एक अच्छी बेस बन जाती है। सो बेसिकली क्या है डॉल्च वर्ड्स के आप उसको एक बिफोर रीडिंग टेक्निक के तौर पे यूज़ करते हैं कि पहले स्टूडेंट्स को वो वर्ड्स सिखाए जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स होते हैं। तो जितना अगर वो लर्नर्स ने सीख लिए होंगे तो बिकॉज दे विल बी एनकाउंटरिंग दोज वर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम, तो जब उन्हें मेजॉरिटी अकरिंग वर्ड्स के मीनिंग्स आते होंगे तो बाकी वर्ड्स को डेसिफर करना और टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना उनके लिए ईजी हो जाएगा। सो दैट इज़ द डॉल्च ग्रेडेड वर्ड लिस्ट। और जो फ्राई रीडिंग फार्मूला है दैट इज़ बेसिकली कि जब आपने उनकी रीडिंग करवा ली उसके बाद आप उसको जजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। So I hope these two are clear. If there is any ambiguity we can discuss it. Otherwise we can move on to the next topic. All right, so before starting the next topic, so we have to start the next point, that is developing love for reading. So ये वो point है जो हम already काफ़ी दफ़ा discuss कर चुके हैं, so we will just go through it कि जो टीचर या ट्यूटर जो है उसकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो उसके लर्नर्स हैं दे शुड फॉल इन लव विद बुक्स। और एक दफ़ा जब आपके लर्नर्स जो हैं उनमें रीडिंग की जो डिज़ायर है वो क्रिएट हो जाती है व्हेन दे स्टार्ट लविंग द बुक्स, तो 98% जो रीडिंग इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। और गुड बुक्स की जो डेफिनेशन है कि वो कौन सी बुक्स हैं जो गुड बुक्स हैं और स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, द डेफिनेशन इज़ दैट एनी बुक दैट स्टूडेंट एंजॉयज एंड वांट्स टू रीड। इसके अलावा गुड बुक्स की किसी भी ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए और कोई डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज द मेन पर्पज़ इज़ दैट दे शुड एंजॉय रीडिंग और उनकी रीडिंग की कंप्रीहेंशन और जो फ्लुएंसी है वो इम्प्रूव हो। अब वो कौन से सिंपल वेज हैं जिनके थ्रू हम इनकी जो लव फॉर रीडिंग है वो इम्प्रूव कर सकते हैं।
फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली सिलेक्शन, कि जब आप कोई भी जो बुक जो है वो सिलेक्ट कर रहे हूँ तो मेक श्योर कि वो उनके लेवल के अकॉर्डिंगली है। और बेस्ट वे क्या होता है कि आप उसका फर्स्ट और जो लास्ट पैराग्राफ्स हैं या जो फर्स्ट या लास्ट चैप्टर्स हैं उनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये बुक जो है ये आपके लर्नर्स के लेवल की है या नहीं। फिर हाई लो बुक्स होती हैं, जैसे हाई इंटरेस्ट बुक्स, लो वोकेबलरी टाइटल्स, हाई वोकेबलरी टाइटल्स, यानी जिस भी तरह का आपके लर्नर्स का लेवल हो उसके अकॉर्डिंगली आप बुक्स को चूज़ करें, हाई इंटरेस्ट वाली, लो वोकेबलरी वाली। फिर कॉमिक बुक्स, यानी वो बुक्स जिनमें रिटन मटेरियल के साथ साथ पिक्चर्स भी होती हैं, स्पेशली उन रीडर्स के लिए जो रिलक्टेंट रीडर्स होते हैं, यानी जिनका रीडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। सो पिक्चर्स जो है स्पेशली फॉर यंग लर्नर्स उनको वो मोटिवेट करती हैं कि अगर वो पढ़ना ना भी चाह रहे हो तो वो जब पिक्चर्स देखते हैं तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो जो क्यूरोसिटी है देन इट विल फोर्स देम टू रीड व्हाट इज रिटन अबाउट दैट पिक्चर। सो कॉमिक बुक्स जो है वो रिलक्टेंट रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बिकॉज पिक्चर जो है वो क्यूरोसिटी बिल्ड करती है और क्यूरोसिटी की वजह से वो रीड करना शुरू कर देते हैं। देन ग्राफिक नॉवेल्स, यानी वो नॉवेल्स जो चैप्टर लेंथ के होते हैं, जिनके अंदर पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, स्पेशली कॉमिक्स, वो मोटिवेट करती हैं रीडर्स को कि वो फर्दर रीडिंग को कंटिन्यू करें। यानी एक चैप्टर आपने प्रोवाइड कर दिया, अब उसने वो पढ़ा, उसके साथ पिक्चर्स थी वो देखा कॉमिक बुक के की तरह से स्ट्रिप्स की फॉर्म में। अब अगला चैप्टर नहीं है, क्यूरोसिटी बिल्ड हो चुकी है, या 2 चैप्टर्स थे, थर्ड चैप्टर नहीं है, क्यूरोसिटी बिल्ड हो चुकी है। अब आप कॉमिक की बजाय ग्राफिक पे या लेस पिक्चर्स एंड मोर कंटेंट पे भी आएंगे तो वो जो लर्नर है वो उसको रीड करेगा, बिकॉज उसकी क्यूरोसिटी, उसका इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका है। So that is another technique that can be used to build interest. फिर जो टीचर है वो सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस या मोटिवेटर है दैट कैन, या रोल मॉडल है वो टीचर है। तो जब टीचर अपना रीडिंग इंटरेस्ट और एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो लर्नर्स फील के इफ़ देयर टीचर कैन डू इट देन दे कैन ऑल्सो डू इट। फिर बुक टॉक्स भी रखी जा सकती हैं क्लास में 15 मिनट्स की, जिसमें आप 15 सेकेंड्स की, 1-2 मिनट्स की, यानी हर स्टूडेंट्स को आप 2-3 मिनट्स दें कि वो अपनी जो बुक उसने पढ़ी है वो उसके बारे में बाकी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बताए। उसमें क्विज नहीं होंगे, यानी बाकी स्टूडेंट्स उससे कुछ पूछेंगे नहीं, बस वो स्टूडेंट ने जो कुछ भी पढ़ा है उस बुक के बारे में वो अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब कर देगा। एंड ऑब्वियसली रीडिंग क्लासेस या कोई भी क्लास हो उसका टाइम लिमिटेड होता है, तो एक डे में 3 बुक्स या 3 स्टूडेंट्स जो हैं उससे ज़्यादा आपको ये जो बुक टॉक है उसको नहीं रखना चाहिए। और एक मंथ में या एक क्वार्टर में यानी 15 डेज में एक स्टूडेंट की बारी एक दफ़ा ही आनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली क्लास में और एक्टिविटीज़ भी करवानी होती है, तो क्लास का सोल फोकस जो है वो बुक टॉक ही नहीं होना चाहिए। फिर बुक पोस्टर्स की एक्टिविटी भी हो सकती है कि टीचर खुद जो है वो प्रमोशनल पोस्टर्स क्रिएट करे अपनी फेवरेट बुक्स के लिए, या स्टूडेंट्स को कहे कि उनकी जो फेवरेट बुक्स हैं उनके लिए प्रमोशनल पोस्टर्स वो क्रिएट करे। इससे उनकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो भी इन्हेंस होगी एंड ऑब्वियसली एक राइटिंग एक्टिविटी की फॉर्म में भी वो उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। फिर जो एवेल्यूएशन या क्रिटिक है रीडिंग एक्टिविटीज़ की, यानी जो स्टूडेंट्स ने जो भी बुक पढ़ी है उसकी जो वो एवेल्यूएशन लिखते हैं या उसकी जो क्रिटिक लिखते हैं उसको जो है डिस्प्ले किया जाए क्लासरूम के अंदर, जैसे नोटिस बोर्ड के ऊपर या क्लासरूम के बोर्ड के ऊपर, सो दैट द स्टूडेंट्स विल फील मोर मोटिवेटेड टू राइट बेटर एंड बेटर। एंड ऑब्वियसली बेटर राइट करने के लिए उन्हें बेटर रीडिंग करनी पड़ेगी। फिर इसी तरह से रिकमेंडेड बुक लिस्ट क्रिएट कर सकता है टीचर, जिसमें 10-20 लिस्ट हों जिनके साथ आगे मेरिट्स शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट किए गए हों कि इस बुक के ये मेरिट्स हैं, इस बुक के ये मेरिट्स हैं, इस बुक के ये मेरिट्स हैं, और वो क्लासरूम में जगह जगह डिस्प्ले हुई हों। तो बार बार उनको देखने से भी स्टूडेंट्स के अंदर एक क्यूरोसिटी और एक मोटिवेशन बिल्ड होती है दैट दे शुड रीड दोज बुक्स। तो ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप मोटिवेशन जो है फॉर रीडिंग क्लासरूम में स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं।
फिर एक और जो टेक्निक है जो यूज़ की जाती है टू मोटिवेट रीडिंग एंड इंटरेस्ट इन रीडिंग, दैट इज़ रीड अलाउड एंड लाइब्रेरी ट्रिप्स। कि टीचर जो है वो खुद रीड अलाउड करता है 5-10 मिनट्स डेली किसी भी बुक का चैप्टर, यानी एक बुक ली, उसका एक चैप्टर जो है वो 5 to 10 मिनट्स क्लास में डेली आउट लाउड रीड किया। देन नेक्स्ट डे अब स्टूडेंट्स के अंदर उस स्टोरी या उस कंटेंट के साथ एक लिंक क्रिएट हो जाता है, एक क्यूरोसिटी क्रिएट हो जाती है। एक तो ये भी हो सकता है कि वो खुद कहीं से वो बुक एक्वायर करके फर्दर उसको रीड करें, और ये भी हो सकता है कि वो डेली इस चीज़ को मोटिवेशन फील करें कि नेक्स्ट डे उन्होंने उस बुक के बारे में या वो जो भी स्टोरी है या कंटेंट है उसके बारे में मज़ीद सुनना है। सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन। फिर अगर रेगुलरली अगर लर्नर्स को लाइब्रेरी में लेके जाया जाए, जैसे वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, तो उससे भी उनकी जो बुक्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो इम्प्रूव होती है। और जितना वो बुक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं उतना ही रीडिंग को लेके उससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। अब अगर एक स्टूडेंट जो है वो उसकी एक्सेस में बुक्स हैं ही नहीं, तो रीडिंग से उसका इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हो सकता। रीडिंग इंटरेस्ट वहीं डेवलप होता है जहां आपके पास बुक्स के लिए या रीडिंग कंटेंट के लिए एक्सेस अवेलेबल हो। फिर स्टूडेंट्स जैसे राइटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं क्लासरूम्स के अंदर, जिसमें आप स्टूडेंट्स से स्टोरीज़ लिखवाते हैं, तो वो जो स्टोरीज़ हैं उनको भी कंपाइल करके बुक्स की फॉर्म में, इवन अगर आप उसको सिर्फ प्रिंट करके स्टेपल भी कर लें और एक बुक बना लें और वो स्टूडेंट्स को पास ऑन करें कि वो उसमें से रीड करें, तो दैट कैन ऑल्सो बी एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। हर स्टूडेंट जो है वो अपना प्रिंटेड वर्क देख के एक्साइटेड फील करता है, और हर स्टूडेंट जो है वो अपने क्लासमेट या फ्रेंड का जो वर्क है उसको पढ़ना चाहता है, एक क्यूरोसिटी होती है नेचुरल। तो जब वो एक दूसरे के वर्क को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज़ रीडिंग, सो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग फर्दर। फिर स्टूडेंट्स की जो राइटिंग्स हैं उनको कलेक्ट करें, उनको एडिट करें, और फिर थीम या थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उनको बाइंड कर सकते हैं कि सिमिलर थीम वाले आप अलग से बाइंड कर दें, और ये भी हो सकता है कि आप उन्हें रैंडमली बाइंड कर दें कि वो जो कंटेंट है वो रैंडमली किसी भी थीम का आप कलेक्टिवली उसको बाइंड कर दें। क्लास वाइज भी बाइंड किया जा सकता है, ग्रुप वाइज भी उसको बाइंड किया जा सकता है। उसके साथ जो है इलस्ट्रेशंस भी इंक्लूड की जा सकती हैं, वो टीचर खुद भी क्रिएट कर सकता है, और स्टूडेंट्स से भी उनके अपने कॉमिक्स या ग्राफिक नॉवेल्स क्रिएट करवाए जा सकते हैं। सो उससे ना सिर्फ उनकी क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होंगी, उनकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगी, बल्कि उनकी बाकी की जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगी। एंड देन when they will read each other's graphic novels or graphic comics, that will also improve their reading skills. सो एक ही एक्टिविटी में आप बहुत सारी जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं वो स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, और उसके साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी और उनकी जो लर्निंग है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर एक और अप्रोच है जो रीडिंग से रिलेटेड है और जिससे रीडिंग के लव ऑफ रीडिंग भी इम्प्रूव की जाती है और रीडिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव की जाती है, दैट इज़ लैंग्वेज एक्सपीरियंस अप्रोच। इसमें जो रीडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे क्रिएट की जाती हैं, कि स्टूडेंट को आप ये कहते हैं कि वो कोई भी एक अपना एक्सपीरियंस जो है उसको वर्बली एक्सप्लेन करे या डिस्क्राइब करे। अब जो कुछ भी उन्होंने, वो स्टूडेंट जो बोल रहा है उसको या तो बोर्ड के ऊपर एग्जैक्टली एज इट इज़ लिखता है टीचर, या पावर पॉइंट पे लिखता है, या पेपर पे लिखता है। मीनिंग द जो रिकॉर्डिंग का काम है दैट विल बी डन बाय द टीचर, द स्टूडेंट इज डिस्क्राइबिंग, द टीचर इज ट्रांसक्राइबिंग। अब ये जो टेक्स्ट है ये बाद में रिपीटेड रीडिंग के लिए यूज़ होगी उसी क्लासरूम के अंदर। कोरल रीडिंग भी हो सकती है, एको रीडिंग भी हो सकती है। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी स्पीकिंग की स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, और एंड दे ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन इट। और फिर वो जो स्टोरीज़, यानी वो जो उनके एक्सपीरियंसेस से जो स्टोरीज़ बिल्ड हो रही हैं उनको बाद में बुक्स की फॉर्म में विद इमेजेस जो है वो कंपाइल भी किया जा सकता है फॉर इन ऑर्डर टू री यूज़ ओवर ईयर्स। क्या बार बार आपको हर क्लास में नए सिरे से बुक्स क्रिएट करने की बजाय एक दफ़ा वो बुक्स क्रिएट हो जाएं तो वो मल्टीपल टाइम्स यूज़ की जा सकती हैं, बजाय हर दफ़ा नई बुक्स क्रिएट करने के।
सो दैट इज़ बेसिकली नोन एज लैंग्वेज एक्सपीरियंस अप्रोच के, जिसमें पहले लर्नर अपने एक्सपीरियंस को वर्बली डिस्क्राइब करता है, फिर वही एक्सपीरियंस एग्जैक्टली उसके वर्ड्स में लिख लिया जाता है एंड देन उसको रिपीटेड रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है. देन कम्स द रीडिंग एटीट्यूड सर्वे, कि आप सर्वे कर लेते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्टूडेंट्स के रीडिंग को लेके एटीट्यूड्स क्या हैं और आपके स्टूडेंट्स की रीडिंग प्रेफरेंसेस क्या हैं. दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट and to provide them relevant instructions and relevant materials. उससे आप क्या करते हैं, आप एक इंटरेस्ट इन्वेंट्री बना सकते हैं कि आप हर स्टूडेंट की अपनी एक इन्वेंट्री हो के इसको नंबर या आप सर्वे क्रिएट कर सकते हैं इंटरेस्ट इन्वेंट्री का, कि जैसे आप नंबर 1 पे लिख दें एक टाइप ऑफ टेक्स्ट, नंबर 2 पे दूसरी, नंबर 3 पे तीसरी, और फिर वो स्टूडेंट जो है वो प्रोवाइड करे आपको कि उसका ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है, दूसरा इंटरेस्ट किस में है, तीसरा इंटरेस्ट किस में है. फिर इसी तरह से आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि लाइब्रेरी बुक्स बोरो करके पढ़ने में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, रीड ऑनलाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या परचेज़ करके बुक्स उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है. सो उस हिसाब से आप सर्वेस क्रिएट करके उसकी बेस पे अपने लिए डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस वाले सर्वेस भी होते हैं कि उनकी बेस्ट बुक कौन सी थी जो उन्होंने अभी तक पढ़ी, रीडिंग चैलेंजेस कौन से हैं, यानी कौन से एरियाज़ हैं जो उन्हें चैलेंजिंग फील होते हैं जब वो रीडिंग कर रहे हों. फिर जब वो लाइब्रेरी जाते हैं तो उनका रिएक्शंस कैसे होते हैं, वेदर दे लाइक गोइंग टू लाइब्रेरी, वेदर दे फील बोर्ड, कितना टाइम वो लाइब्रेरी में स्पेंड करना प्रेफर करते हैं, कौन से लाइब्रेरी के सेक्शंस उन्हें इंटरेस्टिंग लगते हैं. सो ये सारे सर्वेस जो हैं ये हेल्प करते हैं टीचर को उनके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने में. फिर क्लोज रिस्पॉन्स सर्वे भी है, यानी जिसमें येस नो और समटाइम्स के ऑप्शंस ही होते हैं, यानी ओनली 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल. फेवरेट सब्जेक्ट, कंप्रीहेंशन, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस उनसे पूछे जा सकते हैं. फिर 4 to 6 ओपन क्वेश्चंस एंड अप टू 10 क्लोज रिस्पॉन्स आइटम्स जो हैं वो आपको एक सर्वे में इंक्लूड करने चाहिए. बहुत लेंथी सर्वेस जो हैं वो कभी भी किसी भी लेवल पे कंडक्ट नहीं किए जाने चाहिए. फिर वो जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको टैली करना, फिर वो जो रिज़ल्ट्स हैं उनको शेयर करना अपने जो फेलो टीचर्स हैं उनके साथ, ताकि जो रीडिंग एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हों, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हों. दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस एंटायर एक्टिविटी, दैट इज़ रीडिंग एटीट्यूड सर्वेस. Then there is another activity that is context clues, that is also known as close activities. इसमें ये मैच्योर रीडर्स के साथ की जाती है. ज़ाहिर बात है, यू कैन नॉट डू इट विथ फर्स्ट ग्रेडर्स और थर्ड ग्रेडर्स, दे आर किड्स एट अ वेरी बिगिनिंग लेवल. सो मैच्योर रीडर्स के साथ आप इसको यूज़ करते हैं कि आप उनको अननोन वर्ड्स देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर से क्लूज़ के थ्रू आइडेंटिफाई करें कि इन वर्ड्स के पॉसिबल मीनिंग्स क्या हो सकते हैं. इसी तरह से आप उन्हें सेंटेंस विद मिसिंग वर्ड्स दे सकते हैं. एट स्कूल आई सिट इन माई, और फिर मिसिंग वर्ड दे दिया और इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस दिए जा सकते हैं. फॉर लो लेवल रीडर्स जो है आप फर्स्ट लेटर जो है वो एस क्लू प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे एट स्कूल आई सिट इन माई, और फिर जो डेस्क है उसका फर्स्ट लेटर उन्हें प्रोवाइड कर दिया ताकि उन्हें उसको आंसर करने में आसानी हो. So that is another activity that can be used to incorporate in reading activities. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या स्टेप्स हैं इसके अंदर? एक सेंटेंस दिया जाता है स्टूडेंट्स को जिसके अंदर एक वर्ड मिसिंग होता है, और अगर आपने उसको बोर्ड पे लिखा है या अगर वो स्लाइड प्रेजेंटेशन है तो आप उसमें उसको किसी कार्ड के साथ कवर भी कर सकते हैं उस वर्ड को. फिर स्टूडेंट से आप गेस करने को कहते हैं और जितने भी ऑप्शंस जो हैं वो स्टूडेंट्स ने सबको आप लिख लेते हैं. इवन अगर कोई सिली ऑप्शन हो तो आप उसको भी लिख लेते हैं. फिर आप पहले रिवील करते हैं करेक्ट आंसर, फिर मतलब लेटर वाइज उसको रिवील करना शुरू करते हैं. पहले फर्स्ट लेटर रिवील करते हैं, फिर सेकेंड,
फिर इसके बाद आप स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या आप वो अपना आंसर चेंज करना चाहते हैं। फिर वो उन लेटर्स की बेस पे जो अपने आंसर्स चेंज करते हैं, अगेन यू विल नोट देम डाउन, या उनको बोर्ड पे फिर से लिखा जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा से पूरा सेंटेंस पढ़ा जाएगा ताकि मीनिंग कंफर्म हो जाए। अब ये जो क्लोज एक्टिविटीज़ हैं ये हमेशा ब्रीफ होनी चाहिए, 1 to 4 सेंटेंसेस और 8 to 10 मिनट्स की, बिकॉज आफ्टर दैट जो है, बिकॉज असल पर्पज़ क्या है, रीडिंग यानी लार्जर टेक्स्ट को रीड करना, इंडिपेंडेंट रीडिंग। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, ये चूँकि इंस्ट्रक्टेड रीडिंग है, सो दे शुड बी लिमिटेड। ये बहुत ज़्यादा क्लास के अंदर यूज़ नहीं होनी चाहिए। दे आर जस्ट टू प्रोवाइड लर्नर्स द एबिलिटी और द टेक्निक टू यूज़ व्हेन दे आर डूइंग रीडिंग ऑन देयर ओन, और वहाँ पे वो किसी अनफेमिलियर वर्ड से उनका वास्ता पड़ता है तो वो किस तरह से उस वर्ड का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ क्लास में करवाई जाती हैं ताकि जो लर्नर है जब वो इंडिपेंडेंट लर्निंग करे तो वहाँ पे उसके लिए वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना और उनके मीनिंग्स आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए। फिर एक और टेक्निक है वर्ड बॉक्स वेरिएंट। उसके डिफरेंट वेरिएंट्स है, उसमें आप मेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ द जिक्सा वर्ड पजल्स, क्रॉस वर्ड पजल्स, कोई भी फॉर्म उसकी यूज़ की जा सकती है। एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें ब्लैंक वर्ड्स होते हैं या वर्ड ब्लैंक्स होती हैं, लाइक जहाँ ज़ेब रैन अपस्टेयर्स टू हिज डैश टू लुक फॉर शूज़। अब उसके साथ आपने एक वर्ड बॉक्स दिया है जिसके अंदर वर्ड्स हैं मॉन्स्टर, फाइंड, लुक्ड, फास्ट, बेडरूम। अब वो जो लर्नर है वो हर वर्ड को सेंटेंस में पुट इन करके जब पढ़ेगा तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि विच वर्ड इज़ मोर सूटेबल। सेंटेंस मेज एक्टिविटी में आप क्या करते हैं कि सेंटेंस विद मल्टीपल चॉइस वर्ड्स, यानी आप एक सेंटेंस देते हैं और उसके साथ मल्टीपल चॉइस दे देते हैं, एंड द लर्नर हैज़ टू सर्कल द बेस्ट ऑप्शन, लाइक जहाँ ज़ेब लव्स टू प्लान, प्ले, पुट, बास्केटबॉल। अब इसमें से जो बेस्ट सूटेबल है उसको लर्नर ने सर्कल करना है। अब जो सेंटेंसेस डिज़ाइन करने हैं टीचर ने, वो उसने क्या करना है कि जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है या जो उनका जो करिकुलम से रिलेटेड वोकेबलरी है उसके ऊपर बेस करके वो सेंटेंसेस डिज़ाइन करने हैं ताकि जो लर्नर है उसका इंटरेस्ट भी मेंटेन रहे और जो वो लर्न कर रहा है उसको लगे कि वो रेलेवेंट है, वो उसके काम आ रहा है। I hope these points are clear. If there is any ambiguity, we can discuss it. या अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें। नो मैम, क्लियर है मैम। जैसे वो ग्रुप स्टडी वाला था कि जो है हम एक ग्रुप को अगर लैदा ये एक्टिविटी दे दें कि हर ग्रुप उनके ग्रुप्स बना के कि हर ग्रुप जो है वो अपनी लैदा से एक स्टोरी जो है वो क्रिएट करेगा, बनाएगा, डिस्कशन मेथड भी हो जाएगा इसमें, सब डिस्कस करके तो एक स्टोरी जो है एक ग्रुप बनाएगा, दूसरा जो ग्रुप है वो दूसरी स्टोरी बनाएगा, फिर उसको सीक्वेंस से जैसे आपने कहा कि एक प्रिंट फॉर्म में एक बुक जो है वो पूरी बना दी जाए तो ऐसा अच्छा रहेगा। दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, और इंडिविजुअल स्टोरीज भी आप क्रिएट करा सकते हैं ताकि हर स्टूडेंट की अपनी जो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी है वो भी इनकारपोरेट हो यस जाए। यानी इन अदर वर्ड्स इट डिपेंड्स कि आपके पास कैसा क्लासरूम है, कैसे बच्चे हैं, और आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं और आपके पास टाइम कितना है। सो उन सारे फैक्टर्स को जहन में रखते हुए ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं ताकि आपके क्लासरूम के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाए। यस ओके मैम। ओके, एनीथिंग एल्स? नो मैम। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज कॉन्टेक्स्ट क्लूज वाइल रीडिंग। अब ये तो वो एक्टिविटीज़ थी ना जो हम सेपरेटली करा रहे हैं, यानी सिंगल सिंगल सेंटेंसेस लेके ब्लैंक्स की फॉर्म में, बॉक्सेस की फॉर्म में या मेजेस की फॉर्म में। अब नेक्स्ट वो है कि जब लर्नर जो है वो रीडिंग कर रहा है और उसके अंदर से वर्ड्स के से रिलेटेड उसने क्लूज निकालने हैं। अब जब स्टूडेंट्स रीड लाउड कर रहे होते हैं तो उनको जो है वो कंटेक्स्ट क्लूज और फोनिक्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस कराई जा सकती है। व्हाट वर्ड मेक सेंस इन दिस सेंटेंस, और उसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि साउंड इट आउट, इसको इस सेंटेंस के अंदर इस वर्ड की जगह ये वर्ड लगा के अब ये सेंटेंस दोबारा रीड करके देखें, वेदर इट इज़ सूटेबल हियर और नॉट।
तो उससे स्टूडेंट्स को उस वर्ड का मीनिंग लर्न करने में आसानी हो सकती है। लाइक देयर इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्ड और उस वर्ड के जो मीनिंग्स हैं पॉसिबल, मतलब 3-4 वर्ड्स हैं, और आप स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि यहाँ पे ये वाला वर्ड लगा के देखें, इस वर्ड की जगह ये वाला लगा के देखें, ये वाला लगा के देखें, और एंड देन डिसाइड कि इन सारे वर्ड्स में ये 2-3 जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल साउंडिंग है। लेकिन ज़ाहिरी बात है इस एक्टिविटी को भी सिंपल रहना चाहिए, शॉर्ट रहना चाहिए एंड फन रहना चाहिए। क्लॉज जो है वो एक मीन्स है रीडिंग इम्प्रूव करने का, वो एंड नहीं है। यानी क्लॉज एक्टिविटीज़ इम्प्रूव नहीं करवानी लर्नर्स की, उनकी रीडिंग कंप्रीहेंशन इम्प्रूव करवानी है। देन कम वर्ड वॉल्स। वर्ड वॉल्स में आप क्या करते हैं कि वर्ड्स को जो है वो वॉल्स के ऊपर, बुलेटिन बोर्ड्स के ऊपर आप पेस्ट कर देते हैं जैसे फैमिली और पैटर्न के हिसाब से, और वो वहाँ परमानेंटली रहते हैं। यानी एवरी डे व्हेन द लर्नर वॉक्स बाय दैट रोड, सॉरी दैट वॉल, और जब क्लासरूम में एंटर होता है या उस डायरेक्शन में देखता है तो उसको वो वर्ड्स जो हैं वो वहाँ पे नज़र आते हैं। लाइक प्लांट्स इन एक्शन, वर्ड वॉल। तो ये सारी की सारी जो वॉल है ये किससे रिलेटेड है? प्लांट रिलेटेड वोकेबलरी से। इसी तरह से एक पूरी वॉल जो है वो फूड आइटम्स से रिलेटेड हो सकती है, एक पूरी वॉल जो है वो फर्नीचर से रिलेटेड हो सकती है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो कैटेगरीज या फैमिलीज़ हैं वर्ड की, उनकी वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं। उसमें फिर हम ग्रुपिंग्स बनाते हैं, फोनोग्राम्स भी हो सकते हैं यानी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, फिर वर्ड फैमिलीज़ भी हो सकती हैं, यानी जो किसी एक ग्रुप से, जैसे प्लांट रिलेटेड वर्ड्स, फूड रिलेटेड वर्ड्स, फ्रेंडशिप रिलेटेड वर्ड्स, दोनों तरह से बनाए जा सकते हैं। लाइक आउट, अबाउट, डाउट, पाउट। तो ये क्या हो गए? फोनोग्राम्स हो गए। फिर वाउल साउंड्स लाइक शॉर्ट आर साउंड्स, हैट, एंड, शॉर्ट ई, टिन, टिप। सो एक जैसे साउंड, किसी एक वाउल साउंड को फोकस करके उसकी वर्ड लिस्ट, फिर किसी एक कॉन्सोनेंट साउंड को फोकस करके उसकी वर्ड लिस्ट। सो इस तरह से आप वर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से कंफ्यूजेबल्स की वर्ड लिस्ट बन सकती है, लाइक देयर, 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 टू, टू एंड टू। सो इस तरह की वर्ड लिस्ट क्रिएट की जा सकती हैं ताकि वो डेली, चूँकि वो परमानेंट है, बार बार उनकी नज़र में आएगी, तो इवन विदाउट कॉन्शियस एफर्ट ग्रेजुअली दे विल लर्न इट। फिर मिस स्पेलिंग्स जैसे सेपरेट, नेसेसरी, टोमेटोज, यानी फिर सब्जेक्ट वर्ड्स, रॉकेट, एस्टेरॉयड, प्लैनेट, यानी एक सब्जेक्ट लिया और फिर उससे रिलेटेड वर्ड्स की लिस्ट। फिर बुक वोकेबलरी, मैजिक, कासल, वॉन्ड, इंटरेस्टिंग वर्ड्स की लिस्ट, कम्प्लीमेंट, प्लेथरा, इनक्रेडिबल। सो ये जब वर्ड्स बार बार उनकी नज़रों से गुजरते हैं तो ब्रेन रिटेन्स दोज। देन देर इज़ अनदर एक्टिविटी दैट इज़ नोन एज ऑर्डराइज़र। ऑर्डराइज़र में आप क्या करते हैं? ये एक तरह की पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी है जिसमें आप स्टूडेंट्स को आइटम्स देते हैं आफ्टर रीडिंग, उसी रीडिंग मटेरियल के अंदर से, एंड यू आस्क देम टू पुट देम इन ऑर्डर। डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स आप क्रिएट करवा सकते हैं, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट का ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी टाइम वाइज सीक्वेंस, क्रोनो कहते हैं टाइम को। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी टाइम सीक्वेंस में मोस्ट लाइक यू टू लीस्ट लाइक यू, यानी वो आइटम्स जो आप जैसे हैं और वो आइटम्स जो आप जैसे नहीं हैं। फ़नी टू नॉट फ़नी, रियल टू अनरियल। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑर्डराइजर्स जो हैं वो किसी भी रीडिंग के बाद उस रीडिंग मटेरियल के अंदर से लर्नर से क्रिएट करवा सकते हैं। दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड ऑब्वियसली इंटरेस्ट इन रीडिंग। अब जैसे एक्सपेंसिव टू चीप है, इंटरेस्टिंग टू बोरिंग है, हैप्पी टू सैड, गुड टू ईवल, वाइज टू सिली, हेल्दी टू अनहेल्दी, मैजिकल टू ऑर्डिनरी, फ्रेंडली टू मीन, प्रैक्टिकल टू इम्प्रैक्टिकल, डेंजरस टू सेफ। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑर्डराइजर्स जो हैं वो क्रिएट करवा सकते हैं। देन देर इज़ अनदर लिस्ट दैट यू कैन सी ऑन योर screen: imaginative to unimaginative, innovative to ordinary, dark to light, near to far, old to new, most expensive to least expensive, big to little, good decision to poor decision, pragmatic to nonsensical, nice to not nice, white to skinny. सो किसी भी तरह के ऑर्डराइजर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल एंड डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल जो उन्होंने पढ़ा है, आप उनसे क्रिएट करवा सकते हैं।
देन फेमिलियर वर्ड्स को यूज़ करना, एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना, कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना जो जिनसे स्टूडेंट्स ऑलरेडी फेमिलियर हैं उनको यूज़ करना टू इंक्रीज कंप्रीहेंशन। जब आप वर्ड एनालिसिस करवा रहे होते हैं लर्नर से तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब होता है, जब स्टूडेंट्स जो हैं उनकी वोकेबलरी में वो वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, यानी जो वर्ड आप एनालाइज करा रहे हैं उसका एनालिसिस जिन वर्ड्स में किया जा रहा है वो वर्ड्स स्टूडेंट्स को पहले से आते हों। ज़ाहिर बात है न्यू वर्ड है तो वो तो उनकी वोकेबलरी में नहीं होगा, लेकिन जो बाकी वर्ड्स हैं उसके सराउंडिंग वो उनकी वोकेबलरी में पहले से होने चाहिए। लाइक इफ़ यू आर सेइंग कि कॉन्टेक्स्ट क्लूज लर्नर यूज़ करे, तो अगर वो जो पूरी टेक्स्ट है उसमें एक सेंटेंस में 3 अनफेमिलियर वर्ड्स हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट क्लू कहाँ से लेके आएगा? उस एक सेंटेंस में एक ही अनफेमिलियर वर्ड होना चाहिए और बाकी सारे वर्ड्स फेमिलियर होने चाहिए। सो फेमिलियर वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स अगर हों टेक्स्ट के अंदर तो इट बिकम्स ईजियर फॉर लर्नर्स टू रीड। मीनिंगलेस वर्ड्स हों या ऐसे कंसेप्ट्स हों जो उनके लिए मीनिंगलेस हो, यानी कोई भी चीज़ जो किसी भी लर्नर के कंप्रीहेंशन लेवल से अबव चली जाए वो उसके लिए मीनिंगलेस है। जो वो मीनिंगलेस है तो उससे उसकी कंप्रीहेंशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है और उसकी रीडिंग डेवलपमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होती है और उसका इंटरेस्ट भी लूज़ हो जाता है। सो इंस्ट्रक्शनल जो टेक्स्ट हैं लो लेवल रीडर्स के लिए वो हमेशा उनमें वो वर्ड्स यूज़ होने चाहिए जो उनकी लिसनिंग वोकेबलरी में इंक्लूडेड रहे हों। यानी लेट सपोज कि उन्होंने पहले कोई लिसनिंग क्लास ली है तो उसमें वो वर्ड्स ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, कोई स्पीकिंग क्लास ली है, राइटिंग क्लास ली है, उसमें वो वर्ड्स ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, सो दैट दे आर फेमिलियर विद दोज वर्ड्स। क्योंकि रीडिंग का पर्पस क्या है? फ्लुएंसी क्रिएट करना, रीडिंग में इंटरेस्ट क्रिएट करना, स्टूडेंट्स को ट्रिक करना या उनको चैलेंज करना नहीं। अगर लेट सपोज कि अगर 3 पैराग्राफ टेक्स्ट है या 100 वर्ड टेक्स्ट है तो उसमें 2-3 अनफेमिलियर वर्ड्स इज़ मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा अगर अनफेमिलियर वर्ड्स होंगे तो लर्नर के लिए उसको अंडरस्टैंड करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। देन इन कंक्लूजन वी कैन से कि जो ओरल रीडिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं जब स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टक हो जाएं, लेट सपोज दे गेट स्टक, इन सारी स्ट्रेटजीज़ को जब आप यूज़ कर रहे हों और उन स्ट्रेटजीज़ के दौरान स्टूडेंट स्टक हो जाएं तो आप उनकी उस डिफ़िकल्टी को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि आस्क व्हाट वर्ड मेक्स सेंस इन द सेंटेंस, यानी आप उन्हें कॉन्टेक्स्ट क्लूज प्रोवाइड करें। आस्क इफ़ दे रिकग्नाइज पार्ट्स ऑफ द वर्ड, यानी उनसे वर्ड एनालिसिस करवा लें। प्रोवाइड फर्स्ट लेटर एज अ क्लू, फर्स्ट लेटर प्रोवाइड कर दें उनको। यूज़ फोनिक्स टू साउंड आउट वर्ड, ये आखिरी रिजॉर्ट है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उस वर्ड को पढ़ें, बोलें, प्रोनाउंस करें तो शायद उस तरह से उन्हें उस वर्ड का मीनिंग जहन में आ जाए। बिकॉज समटाइम्स जो वर्ड हैं वो हमने पढ़े नहीं होते लेकिन सुने होते हैं और साउंड वाइज हमें उनका मीनिंग आता होता है लेकिन रिटन फॉर्म में हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता। तो जब वो वर्ड प्रोनाउंस होता है देन द लर्नर सेज ओके, ओ so this is the word, I know the meaning, so this technique can also be used। फिर मॉर्फेमिक एनालिसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें हम क्या करते हैं, हम PSR करते हैं, यानी प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट तीनों का एनालिसिस करते हैं। सो PS इंस्ट्रक्शन जब बिगिन होती है तो यूजली हम ग्रेड 3 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो बच्चे हैं वो इतने छोटे होते हैं या उनकी जो कंप्रीहेंशन लेवल है वो भी इतना एडवांस नहीं होता कि वो प्रीफिक्स और सफिक्स का एनालिसिस यानी मॉर्फेमिक एनालिसिस कर सकें। और ग्रेड 3 में भी ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए की जाती है बिकॉज ऑब्वियसली दे आर क्वाइट यंग एट दैट टाइम। जो टॉप प्रीफिक्सेस जो कवर की जाती हैं वो 65% ऑफ स्कूल वर्ड्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं जो ज़्यादा बच्चे स्कूल में यूज़ करते हैं। फिर 64% वो वर्ड्स कवर किए जाते हैं जो टॉप 3 सफिक्सेस हों, यानी वो वर्ड्स होंगे जो 64% ऑफ द टाइम जो लर्नर्स हैं वो यूज़ करते हैं। फिर इनिशियल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो टॉप सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के ऊपर होनी चाहिए ताकि लर्नर जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। अब मोस्ट कॉमन प्रीफिक्सेस कौन सी हैं? इन, अन, मिस, डिस, फॉर, री, डी, प्री एंड आ। मोस्ट कॉमन सफिक्सेस हुड, अन, शिप, ई, एस, और ये जो सारी जो सफिक्सेस हैं ये सबसे कॉमनली यूज़ होती हैं। तो चूँकि ये इतनी ज़्यादा यूज़ होती हैं तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यूजली
इनसे स्टार्ट की जाती हैं। अब इनकी डिटेल्स जो हैं इसके बाद स्टार्ट की जाती हैं। जैसे अन जो है वो 782 टाइम्स जो वर्ड्स हैं उनमें यूज़ होती है, जो आपकी यू कैन से कि जो आप एक स्कूल के अंदर जो टेक्स्ट यूज़ होती हैं, जो वोकेबलरी यूज़ होती है, उसमें ये वर्ड्स या ये सब प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस कितने टाइम्स यूज़ होते हैं। दिस इज़ एन एनालिसिस ऑफ देयर यूज़। और आपने इसमें करना क्या है कि जब आप उनको सिखा रहे हूँ तो कोई भी जो प्रीफिक्स और सफिक्स है पहले उनको बेस वर्ड दिखाएं, यानी जो रूट वर्ड है, फिर उसकी जो अफिक्स है यानी चाहे वो प्रीफिक्स है या सफिक्स है वो दिखाएं अलग से, सेपरेट। बेस वर्ड अलग से, जो सफिक्स या प्रीफिक्स है वो अलग से, और फिर उनको कंबाइन करके जो न्यू वर्ड बन रहा है वो अलग से दिखाएं, ताकि जो लर्नर है उसके माइंड में ये 3 सेपरेट एंटिटीज़ क्लियर हो जाएं। फिर किड फ्रेंडली डेफिनेशंस यूज़ करें, और जितनी ज़्यादा आप एग्जांपल्स और पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर, जितना आपके लिए पॉसिबल है उतना यूज़ करें, बिकॉज पिक्चर्स एंड एग्जांपल्स मेक थिंग्स क्लियर फॉर चिल्ड्रन। अब जब आप सिखा रहे होते हैं तो जैसे अन है, दैट इज़ यूजली यूज्ड फॉर नॉट, री इज़ यूज्ड फॉर अगेन, दिस इज़ यूज्ड फॉर नॉट और रिवर्स। फिर सफिक्सेस जैसे एस और ई एस हैं वो यूजली प्लूरल और प्रेजेंट के लिए यूज़ होती हैं, ई डी पास्ट के लिए यूज़ होती है, आई एन जी प्रेजेंट के लिए यूज़ होती है। स्पेलिंग अनोमलीज पे आपने फोकस नहीं करना, यानी समटाइम्स होता है ना कि कुछ जगहों पे वो जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको, कि ये जो चीज़ है ये रूल से हट के है। जब आप उसको रूल से हट के कोई चीज़ दिखाएंगे, यानी जो अनोमली है यानी उस रूल से हट के है, तो उस जो चिल्ड्रन हैं, बिकॉज दे आर क्वाइट यंग, सो दे विल बिकम कंफ्यूज्ड। सो फोकस करें सिर्फ जो जनरलाइज्ड वर्ड्स हैं उनके ऊपर। अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसको इग्नोर कर दें। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट खुद से पूछे तो तब उसको ज़रूर गाइड करें, बट अदरवाइज टीचर शुड फोकस ओनली ऑन द जनरलाइज्ड रूल्स। अगर कोई उसमें या उस रूल की कोई अगर एक्सेप्शन है तो उसको फॉर द टाइम बीइंग इट्स बेटर टू इग्नोर। फिर अगर आपने ग्रुप रीडिंग करानी हो क्लास में तो उसका सेटअप क्या होगा कि 3 to 6 के ग्रुप्स होने चाहिए, उससे बड़े ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। और टीचर का काम है कि ग्रुप्स को बैलेंस्ड वे में क्रिएट करे, बहुत हाई रीडर्स के ग्रुप्स भी ना हों और बहुत लो रीडर्स के ग्रुप्स भी ना हों। और ये भी जहन में रखना है कि कहीं जो हाई रीडर है वो बाकी बच्चों का ट्यूटर ही ना बन जाए। सबने खुद पढ़ना है, अपनी अपनी स्किल डेवलप करनी है, उसका काम उन्हें सिखाना या पढ़ाना नहीं है। फिर हर ग्रुप के अंदर रोल्स असाइन करें, जैसे प्रेसिडेंट, रीडर, नोट टेकर, आइडिया पॉइंटर, आर्टिस्ट, स्पीकर, माइम, और ये रोल्स शफल करें ताकि कोई भी जो पर्सन है वो एक रोल में फिक्स ना हो जाए। फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो जब आपस में इकट्ठे पढ़ेंगे, यानी वो जो टेक्स्ट है उसको फॉलो अलोंग करेंगे, देन जो आइडिया पॉइंटर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को पॉइंट करेंगे यानी हाईलाइट कर लेंगे। नोट टेकर्स जो हैं वो उन आइडियाज़ को नोट डाउन कर लेंगे। और रीडिंग ग्रुप यानी रीडिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो जो ग्रुप है वो पूरे का पूरा मिल के उन मार्क्ड आइडियाज़ को रिव्यू करेगा और फिर फाइनलाइज करेगा अपने नोट्स को, यानी वो जो इम्पोर्टेंट नोट्स को नोट टेकर्स ने नोट किया था उनको फाइनलाइज करेगा। और उसके बाद जो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी होगी उसमें आप एक प्रोडक्ट या परफॉर्मेंस उनसे क्रिएट करवाएंगे जिसमें वो अपनी कंप्रीहेंशन को रिकॉर्ड करेंगे, परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमने आगे देखा था कि आर्टिस्ट, स्पीकर और माइम के रोल्स भी आपने ऑलरेडी असाइन किए हुए होंगे कि अगर माइम के थ्रू उन्होंने प्रेजेंट करना है तो माइम कौन परफॉर्म करेगा, अगर उन्होंने उसको थ्रू एक्टिंग परफॉर्म करना है तो वो एक्टिंग कौन करेगा, अगर किसी ने बोल के बताना है तो वो स्पीकर का रोल उस ग्रुप में कौन परफॉर्म करेगा। ये जो पूरी ग्रुप एक्टिविटी है ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होगी। प्री रीडिंग में आप ग्रुप्स बनाएंगे, रोल्स असाइन करेंगे, फिर ड्यूरिंग रीडिंग, फिर क्या होगा, फिर आफ्टर रीडिंग क्या होगा, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड होंगी और सारे के सारे जो लर्नर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही फंक्शन करेंगे।
सो रीडिंग जो है उसके लिए कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। टीचर्स जो हैं वो एफिशिएंसी जो है वो मॉडर्न टूल्स के थ्रू बूस्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली दे, और वो जो टूल्स हैं वो दिन ब दिन इम्प्रूव भी होते जा रहे हैं। वाइड रीडिंग जो है वो लिटरेसी इम्प्रूवमेंट की है, यानी किसी एक ही टॉपिक या एक ही टाइप के मटेरियल की रीडिंग नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी वैरायटी इन रीडिंग। और अबंडेंट एक्सेस जो है वो गुड बुक्स की वो बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। और विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर आपके पास फिज़िकली बुक्स अवेलेबल ना हों तो उनकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी इज़ relatively easier। तो उसकी वजह से अब जो रीडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो करवानी, स्पेशली होम रीडिंग, वो relatively easy और cheaper हो गई है। Then there are some assessment questions. फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड रीडिंग प्रोग्राम। तो इसमें पहले आप ब्रीफली, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है जैसे 10, 15, 20 मार्क्स का, तो आपने पहले क्या करना है, ब्रीफली रीडिंग और उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करना है एज एन इंट्रोडक्शन। फिर रीडिंग प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस को एवेल्युएट करना है। फिर जो बैलेंस्ड रीडिंग प्रोग्राम और उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उन सबको एवेल्युएट करके एंड पे कंक्लूजन ज़रूर लिखनी है, चाहे वो 4-5 लाइन्स की ही क्यों ना हो। देन हाउ कैन लव फॉर रीडिंग बी डेवलप्ड इन स्टूडेंट्स, ये तो हमने पूरा ऑब्वियसली डिटेल में किया है, तो यू कैन मेक इट लॉन्गर और शॉर्टर डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन दैट यू गेट। देन व्हाट आर द कॉन्टेक्स्ट क्लूज एक्सप्लेन इन डिटेल। अगेन पहले आप कॉन्टेक्स्ट क्लूज को डिफाइन करेंगे, फिर आप कॉन्टेक्स्ट क्लूज की कैटेगरीज को वन बाय वन डिफाइन करेंगे। अगर आपको लगे कि बुक से आपको क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा, वैसे तो मौजूद है, बट लेट्स सपोज इफ यू फील कंफ्यूज्ड तो यू कैन गेट इट फ्रॉम इंटरनेट। देन डिस्कस ग्रुप रीडिंग इन डिटेल। अगेन डिटेल में डिस्कस हुई हुई है, उसके स्टेप्स भी दिए हुए हैं, उसकी इंपॉर्टेंस भी दी हुई है। सो यू कैन formulate a comprehensive answer on group reading. So these are the important exercise questions, and obviously यही वो questions हैं जो usually या इनसे मिलते जुलते questions ही आपको पेपर में भी आते हैं। So if there is any other question you can ask.